जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। उसका रीज़न मैंने पहले बता दिया था। आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के बीच में मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, ताकि आप दूसरे एग्ज़ाम्स में फोकस कर पाएँ। इसी चक्कर में मैंने आप लोगों को जो एग्ज़ाम एसएसटी का हुआ है उसका सॉल्यूशन भी मैंने बाद में बताया है। जब आपकी कुछ छुट्टियाँ पड़ गई थी उस बीच में मैंने सॉल्यूशन बताया है। जिसने वो सॉल्यूशन नहीं देखा है जाके सॉल्यूशन देखें, अपने आंसर मैच करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपके लगभग कितने नंबर बन रहे हैं एसएसटी में। मुझे जानकर काफ़ी खुशी होगी। चाहे वो नंबर आपके कितने भी हों, शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे और कितना एफर्ट्स करना है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। वो क्या है? टर्म टू। टर्म टू का सिलेबस, यानी कि जो अब आपका जैसा भी एग्ज़ाम गया है, अच्छा गया है, बुरा तो मैं नहीं सोचता कि बुरा ही गया होगा, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छी अच्छी प्रैक्टिस आपने 7-8 पेपर की होगी, तो मतलब इतने गए होंगे कि 50% नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इतना मुझे उम्मीद है अगर आपने कंटिन्यू स्टडी की है इस चैनल से तो, और समझा है चीज़ों को तो। चलिए, तो अब टर्म टू का अब जैसा भी गया एग्ज़ाम, ठीक है, अच्छे नंबर आए या बहुत अच्छे नंबर आए, जितना भी है, बहुत अच्छे वाले ज़्यादा खुश ना हो और जिनके बहुत मतलब बेकार आ जाएंगे तो वो भी दुखी ना हो, क्योंकि उनके पास एक और चांस है। 40 नंबर का मार्क्स का पेपर हुआ है, 10 नंबर जो है टीचर्स अपनी तरफ से देंगे, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट और प्रोजेक्ट और आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट वगैरह होगा। ठीक है, उसी तरीके से 40 मार्क्स का अब नेक्स्ट एग्जाम होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, वो होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, रिटर्न होगा, लिखने वाला होगा। तो लिखने की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा और अच्छे तरीके से रहेगा उतने ही अच्छे से आप कर पाएंगे, और जितना अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से लिख पाएंगे। तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं अगर शुरू से आपने ध्यान दिया तो टर्म टू के सिलेबस के बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो टर्म टू में सिलेबस में अगर बात की जाए हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में जो चैप्टर आएगा, सेकंड चैप्टर, वो क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर के आगे बुक खोलेंगे सभी बच्चे, इस चैप्टर के आगे ऐसे करके दो लिख लेंगे, जिससे पता चल जाए टर्म टू, या तो दो लिखे या तो टर्म टू लिख दे, पूरा लिख दे टर्म टू, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ ये टर्म टू का सिलेबस है। और कभी भी बुक खोलें आप तो आपको पता रहे कि पढ़ना क्या है। ओके, तो टर्म टू यानी कि हिस्ट्री में ये आपका आएगा एग्ज़ाम के अंदर। और नेक्स्ट करते हैं हम। तो जो चैप्टर है थर्ड, वो क्या है? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, है ना, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसको हिंदी में कहेंगे हम। तो ये चैप्टर थर्ड, और फोर्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। इन दोनों चैप्टर, ये दोनों चैप्टर में से एक चैप्टर जो आएगा आपका, वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ओके, पीरियोडिक टेस्ट अगर आपका लिया जाता है तो उसमें आएगा, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये दोनों चैप्टर में से और करके है, और ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। जो आपका बोर्ड का पेपर होगा टर्म टू, उसमें ये नहीं आएगा। ओके, तो इसको सिर्फ पीरियोडिक के लिए समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत किस पे है? चैप्टर टू जो क्या है? भारत में राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, अब आ जाते हैं हम चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है? भूगोल का है। भूगोल का पार्ट, जियोग्राफी वाला जो पार्ट है, जियोग्राफी वाले पार्ट में जो चैप्टर 5 है, ये क्या है? चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये भी क्या है? इसमें भी पीरियोडिक टेस्ट, ये भी पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा। ये जो आएगा पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ें समझें और समझ के छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, जिसको कहते हैं हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ओके, तो ये चैप्टर जो है आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। और जो मैप है, इसी में से कुछ आएंगे, वो हम मैप वाला बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है हमारा, क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग जो है, ये आपका जो है, ये आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसे हम कहते हैं विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण
उद्योग। तो इस चैप्टर के आगे बुक खोलेंगे और लिख लेंगे टर्म 2। ओके, जिससे आपको ये पता रहे बुक खोलते कि मुझे ये चैप्टर के बारे में पढ़ना है। और सेवंथ जो आपका चैप्टर है वो क्या है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ये चैप्टर है। और ये चैप्टर जो है, जो इससे पहले बताया विनिर्माण उद्योग, और ये दोनों चैप्टर जो है आपके टर्म 2 में आएंगे। तो इन चैप्टर के आगे टर्म 2 आप जरूर लिख लीजिए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। कभी भी आप किताब खोलें, कभी भी आप पेज खोलें, पेज पलटे, तो आपको ये पता रहे कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर के आगे आप लिख लेंगे। और नेक्स्ट आते हैं हम किस में, आगे क्या है देखते हैं। पॉलिटिकल पॉलिटी वाला जो है हमारा, इसमें एक 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में क्या है कि इसका नाम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल जिसे कहते हैं हम। ठीक है, जो हमारा पॉलिटी वाली बुक है, हर 4 बुक्स है हमारी, चारों बुक्स में से 10-10 नंबर के, 10 10 10 और 10 इक्वल आएंगे। 40 नंबर का पेपर होगा आपका। ओके, तो ये क्या है, 6 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज ये आएगा टर्म 2 में, इसके आगे टर्म 2 लिख लेंगे आप। ठीक है, टर्म 2 लिख लेंगे, या बोर्ड एग्जाम टर्म 2 लिख सकते हैं या टर्म 2 लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए, लेकिन मार्क जरूर करना है पेंसिल से। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7th जो है, क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के परिणाम। 7th चैप्टर क्या है, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम। तो इस चैप्टर के आगे भी आप लिखेंगे टर्म 2। और ये चैप्टर भी क्या है, यानी कि पॉलिटी के अंदर चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 जो है, ये आपके बोर्ड में एग्जाम में आएंगे, टर्म 2 में आएंगे। ओके, आपके लिए तो बोर्ड ही है, और कहने के लिए टर्म 1 टर्म 2 है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर इसके हो गए। और नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। तो अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमिक्स जो है बुक है, इसमें क्या है कि चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है, ये क्या है, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, मुद्रा और साख, साख नहीं है, इसको हटा दीजिए, ये बिंदी नहीं है, साख, मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। तो इसके आगे भी आप लिख लीजिए टर्म 2, जरूर मार्क करें। और इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे समझेंगे तो मजा आएगा। और 4th चैप्टर जो है, इसके अंदर जो है, और अच्छा ये जो पॉइंट दे रखा है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ें जो है आपको पढ़ना है। यू मस्ट रीड ऑल दिस थिंग। ओके, ये जो लिखा हुआ है सारी चीज़ें 4th, तो मतलब कवर करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो और जो आपकी जो अभी बताता हूँ किस तरीके से तैयारी करनी है, पहले सिलेबस समझ लीजिए। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें क्या है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये चैप्टर का नाम है। तो हिंदी में जिसको समझ में आता है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके आगे टर्म 2 लिख लीजिए। और ये चैप्टर जो है, दोनों चैप्टर जो है एग्जाम में आपके आएंगे। तो इस तरीके से 2 चैप्टर हमारे इकोनॉमिक्स के हो गए, 2 चैप्टर हमारे पॉलिटी के हो गए, और 2 चैप्टर हमारा किसका हो गया, आपका ज्योग्राफी का, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। और 5वां चैप्टर जो है वो क्या है कि वो पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। और अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो उसमें जो नेशनलिज्म इन इंडिया है चैप्टर 2, वो बोर्ड के एग्जाम में आएगा। और बाकी जो है 3rd और 4th दोनों में से एक आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। तो दोनों में से एक भी पढ़ लेंगे तो फिर पीरियोडिक टेस्ट आपका ठीक ठाक निकल जाएगा, जो स्कूल के लेवल पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। तो बोर्ड वाला ज़्यादा फोकस करूँगा मैं आपको इसमें। मैप आइटम ऑफ मैप, लिस्ट ऑफ मैप आइटम। तो देखिए मैप है, तो मैप भी आप शुरू से करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से नंबर आपके कवर हो जाएंगे।
ठीक है। तो टर्म 2 है ये। टर्म 2 के अंतर जो आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें जो ये आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका सेशन जो हुआ था कलकत्ता, नागपुर और मद्रास, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स है, ये आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कि ये कहाँ पर है। इस तरीके से मैप आएगा आपका। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ था जो भारत की आज़ादी के लिए, तो उसमें अलग अलग चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी, ठीक है, इन सबको आइडेंटिफाई करना होगा। पढ़ाऊंगा, डिटेल्स में बताता जाऊंगा। और इसके आ जाइए हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी में। जियोग्राफी के अंतर्गत आप मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर 5 जो बताया था कि पीरियोडिक में आएगा, लेकिन उसका मैप जो है वो मेन एग्जाम में आएगा। इसमें क्या है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली, लोकेट करना होगा थर्मल पावर, ठीक है, और न्यूक्लियर, ये बीच में ये सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है मैप जब समझाऊंगा बताऊंगा आपको मैप के अंदर। और 6 चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये सब कहाँ है, और आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है कहाँ है, ये मैप में आपको बताना होगा। और लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर जो है पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ मैप भी कवर होता रहेगा, ठीक है ना। मेजर पोर्ट, ठीक है, जो आपके पत्तन है उसके बारे में है ये। मेजर पोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सारे अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कहाँ पर है। मैप करवाते जाएंगे तो उसमें बताते जाएंगे। इस तरीके से मैप का आपका कवर है। ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ, तो अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर्स मैंने बता दिया और मैप का सिलेबस बता दिया, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी कॉपी में सिलेबस लिख लें, कॉपी में मार्क, किताब में मार्क कर लें कि कौन सा चैप्टर आएगा, ताकि जब भी आप किताब खोलें तो आपको दूसरा चैप्टर ना नजर आए, सिर्फ वही चैप्टर नजर आए कि मुझे इस चैप्टर पे फोकस करना है, पढ़ना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी चीज़ें हम वीडियो में समझते चलेंगे। और जो DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से असेसमेंट वर्कशीट जो आता है, अब जो आएगा इन चैप्टर से रिलेटेड असेसमेंट वर्कशीट, ठीक है, तो उसको भी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो नॉर्मल वर्कशीट आती है ना, जो वीकली वर्कशीट आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें, और प्लस में जो यहाँ से आपको वीडियो के द्वारा हेल्प मिलेगी, ये भी क्या काम करेगी, इन दोनों का रिवीजन, इन दोनों का ही रिवीजन कराएंगे, क्योंकि यही चैप्टर्स वर्कशीट में कवर होंगे, यही चैप्टर्स वीडियो में भी कवर होंगे। तो आपका रिवीजन चलता रहेगा साथ साथ में। अगर आप जुड़े रहेंगे, समझते रहेंगे चीज़ों को, तो लास्ट में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतने अच्छे हो जाएंगे आप SST में कि अच्छे नंबर्स तो आएंगे आएंगे, साथ में दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर आएंगे। अब कहेंगे आपकी SST में तो अच्छे नंबर समझ में आता है, पढ़ेंगे तो दूसरे में कैसे आएंगे। अरे भाई, जब आप SST सही से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो दूसरे एग्जाम का प्रेशर भी तो कम हो जाएगा ना आपके माइंड से, तो आप दूसरे नंबर सब्जेक्ट्स में भी फोकस कर पाएंगे, सही से अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो कहने का मतलब यही था। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम चलते रहेंगे, समझते रहेंगे। एग्ज़ाम्स था इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब जो है जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, समझते जाइएगा। और एक बार एक थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बूंद बूंद करके एक घड़ा भर जाता है, उसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ें समझते जाएंगे आप। तो टर्म 2 के एग्ज़ाम से पहले पहले आपके पास जो क्या होगा, ज्ञान का पूरा, मतलब कहते नहीं है घड़ा, ये पूरा घड़ा घड़ा जो है भरा होगा आपका। घड़ा जो है पूरा भरा होगा आपका ज्ञान का। और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा उस वक्त, है ना। जैसे टर्म 1 में मज़ा आया, कुछ बच्चों को मज़ा आया हो, कुछ बच्चों को टेंशन हुआ होगा, तो उस तरीके से वहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगा। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और सिलेबस को ज़रूर अपने माइंड में रखिए। ओके। और यह है कि चैनल को, अगर नए लोग हैं, नए बच्चा जो है चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर ले, उसके कोई चार्ज नहीं लगते हैं। बस ये कि आपको जो वीडियो डलेगी उसका पता चल जाएगा। आप जब कभी भी यूट्यूब खोलेंगे तो पता चल जाएगा क्या वीडियो डाली गई है मेरे द्वारा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है। अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अगर आप नहीं शेयर करेंगे, नहीं फ्रेंड को फॉरवर्ड करेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मतलब नहीं देख रहे हैं, नहीं बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर मैं भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाऊंगा। आखिर मोटिवेशन की ज़रूरत तो मुझे भी है ना, जैसे आपको मोटिवेट मैं करता हूँ, तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से है। और चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, जो पढ़ेगा साथ में रहेगा वो नंबर बताएंगे। अभी जो जैसे एग्ज़ाम हुआ है टर्म 1 के,
तो आपके जितने भी नंबर आते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनल जो आपके टीचर्स के द्वारा नंबर बताया जाता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर ऐसे टर्म टू में भी करेंगे। तो टर्म वन टर्म टू में तो मतलब मान के चलिए कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, गोला लगाने वाला नहीं होगा वहाँ पर सिस्टम कि गोला लगा दिया चलो, तुक्के से 4 गोला लगा दिया तो 3 सही हो गया, 2 सही हो गया। वहाँ पर आपको लिखना होगा चीज़ों को, तो लिख तभी पाएंगे जब समझ पाएंगे आप। हाँ, ये लिखने वाला जो एग्ज़ाम है हो सकता है ऑब्जेक्टिव में बदल जाए, तो अगर कोरोना या कोई और दूसरी जो बीमारियाँ आ रही हैं अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए भी प्रॉपर 1 महीने पहले आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला अगर कन्फर्म कर रखा है, आपने तैयार कर रखा है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव टाइप से तैयार कर रखा है तो आप डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लिखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और समझने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना, ताकि अगर आप चीज़ों को समझ के रखेंगे तो क्वेश्चन घुमा के आएगा तब भी कर पाएंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर अभी चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इस सिलेबस को अपने फ्रेंड्स को भेजिए ताकि उसका भी हित हो पाए शुरू से। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।